सत्र शुरू 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी से सकारात्मक सहयोग का किया आह्वान। राज्य में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर हलचल तेज। मंत्रियों के नाम पर मंथन। 4 विधायक पर 1 मंत्री के फॉर्मूला पर मंत्रिमंडल का हो सकता है गठन। विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा में जुटी भाजपा। 29 नवंबर को हो सकती है कोर कमेटी की बैठक। 30 को जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ रांची में होगी मंत्रणा। और राज्यपाल ने उपभोक्ता संरक्षण कानून को उपभोक्ताओं के लिए न्याय प्राप्ति का बताया सुलभ माध्यम। विधि शास्त्र के विद्यार्थियों को न्याय का उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए किया प्रेरित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की खबर से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में कुल 19 कार्य दिवस होंगे। सरकार ने सदन में 16 बिलों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सत्र के सुचारू संचालन में सभी से सकारात्मक सहयोग का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुट्ठी भर लोगों के कारण नए सांसदों को संसद की कार्यवाही में बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। उन्होंने कहा कि संविधान की 75 वर्ष की यात्रा भी पूरी हो रही है, जो सभी के लिए उत्सव जैसा मौका है। साथियों, संसद का यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है, हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन सहकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने विकास के कई प्रतिमान गढ़े हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार, किसानों के कल्याण की बात हो या फिर कारगर विदेश नीति, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जी हां, भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 साल के लंबे इतिहास में ये पहली बार है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आमसभा का आयोजन भारत में हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री, मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री, आईसीए के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इस दौरान लगभग 100 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक विदेशी अतिथि भी शामिल होंगे। सम्मेलन की थीम सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण रखा गया है। साथ ही इस दौरान कुछ खास मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा, जिनमें सक्षम नीति और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को सशक्त बनाते हुए सभी के लिए समृद्धि का सृजन, सहकारी पहचान की पुष्टि और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए समृद्धि को साकार करना आदि जैसे विषय होंगे। देश में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से 54 बड़ी सहकारिता पहलों के शुरू होने से जीडीपी में भी सहकारी हिस्सेदारी बढ़ी है। चाहे वह पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो या जहां सहकारी समितियां नहीं थी, उन क्षेत्रों में बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन, इन सभी कदमों ने भारत को वैश्विक पटल पर अग्रणी रखा है और भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय गांव की थीम पर स्थापित हाट में भारतीय सहकारी समितियों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाएगा। आईसीए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रोडशेल पायनियर्स अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सहकारी क्षेत्र को न सिर्फ गति देने का काम करेगा, बल्कि कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान कर सहकार से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के केंद्रीय कक्ष में कल संविधान दिवस पर संविधान सदन का आयोजन होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आज नई दिल्ली में पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, उससे पहले ये पदयात्रा की जा रही है और संविधान को अंगीकार करने का ये बेहतरीन उत्सव है और कल भी कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। उससे पहले नई दिल्ली में ये भव्य पदयात्रा निकाली जा रही है। संविधान दिवस से जुड़ी हुई ये पदयात्रा है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ऐसे में इसी अंगीकार करने के उत्सव को मनाया जा रहा है इस पदयात्रा के जरिए। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया कई वॉलंटियर्स के साथ, कई कार्यकर्ता के साथ शामिल हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस पदयात्रा में शामिल हैं और पौधारोपण करके। मनसुख मांडविया जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैसे कहेंगे? आज आप देख रहे हो संविधान दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के 10,000 से अधिक युवा आज मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान शीर्षक के नीचे पदयात्रा कर रहे हैं और प्रेमबल का पठन भी करेंगे। मैं मानता हूं कि देश के युवा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, समझे और उसके प्रति आस्था रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए हैं और खास तौर से हमारे संविधान को बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान है
उनके प्रति भी एक तरीके से सम्मान प्रकट किया जा रहा है। स्वाभाविक है, आपने देखा होगा इस पदयात्रा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वेशभूषा में, महात्मा गांधी जी के वेशभूषा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वेशभूषा में, अलग अलग वेशभूषा में हमारे युवा पदयात्रा कर रहा है। वो बताता है कि उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे देश के बंधारण के घड़वैया के प्रति है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनसुख मांडविया जी, जो बता रहे थे कि युवाओं को लेकर खास तौर से इस पदयात्रा का विशेष महत्व है, ताकि युवा पीढ़ी है वो अपने संविधान को जान सके और संविधान निर्माताओं के योगदान को जान सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान थीम पर आयोजित इस पदयात्रा में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। इस सिलसिले में कुछ तस्वीरें साझा कर श्री सेठ ने कहा कि यह यात्रा संविधान के प्रति हमारी आस्था को और मजबूत करने वाली है। और अब बात झारखंड में नई सरकार के गठन की। राज्य में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर हलचल तेज है। घटक दल मंत्रियों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 4 विधायक पर 1 मंत्री के फॉर्मूला पर मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 नवंबर को होगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल इंडी ब्लॉक के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को अपने गठबंधन सहयोगी के समर्थन का पत्र भी सौंप दिया। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वहीं भाजपा ने हेमंत सोरेन से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने का अनुरोध किया है। उधर नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में रांची में आज बैठक हो रही है, जिसमें शपथ ग्रहण की तैयारियों पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में होगा, जिसमें कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। इधर विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा में भाजपा जुट गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों ने संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ विमर्श किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में भी चर्चाओं का दौर चला, जिसमें कई नेता शामिल हुए। पार्टी कोर कमेटी की बैठक रांची में 29 नवंबर को हो सकती है। उसके बाद हारे हुए प्रत्याशियों के साथ प्रदेश पदाधिकारी 1 दिसंबर को बैठक करेंगे। इससे पहले 30 नवंबर को जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ रांची में मंत्रणा होगी। देवघर से नवनिर्वाचित विधायक सुरेश पासवान राजद विधायक दल के नेता चुने गए हैं। पूर्व मंत्री रह चुके श्री पासवान को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिस पर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद ने भी मुहर लगा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे राजद कोटे से मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में राजद के 4 विधायक निर्वाचित हुए हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कल देर शाम अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की तथा संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने और जन समस्याओं के समाधान पर बल दिया। मांडू विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने रांची में आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने निर्मल महतो को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। निर्मल महतो ने पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो के लिए मांडू सीट छोड़ने की भी पेशकश की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण कानून के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विधिक पेशा केवल एक कार्यक्षेत्र नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून ने उपभोक्ताओं को न्याय प्राप्ति के लिए सुलभ माध्यम प्रदान किए हैं। श्री गंगवार ने विधि शास्त्र के विद्यार्थियों को नैतिकता और न्याय के उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, यह आप सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना विकसित भारत एक्ट 2047 के सपने को साकार करने का आह्वान किया।
डॉक्टर याज्ञवल्क्य शुक्ल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झारखंड बिहार क्षेत्र का क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है। इससे पहले वे एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। मूल रूप से गढ़वा जिले के रहने वाले श्री शुक्ल ने रांची विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीएचडी की है। पलामू प्रमंडल में कोरबा जनजाति का सांस्कृतिक भूगोलीय अध्ययन उनका शोध विषय रहा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। यह फिल्म वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में आगजनी की घटना पर आधारित है। फिल्म की टीम ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आने वाले दिनों में यात्री सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा। एयरपोर्ट के निदेशक के मौर्य ने बताया कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी होल्ड एरिया के पास 2 नए ब्लॉक बनकर तैयार हैं। यहां यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। नए ब्लॉक में यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्था होगी। श्री मौर्य ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले दिनों लगेज स्क्रीन सिस्टम भी शुरू किया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर चेकिंग काउंटर भी बढ़ाए जाएंगे ताकि यात्रियों को लंबा इंतजार न करना पड़े। अब रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले 36 घंटे के दौरान गढ़वा में 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 30 नवंबर तक सवेरे कुहासे के हालात रह सकते हैं और मौसम शुष्क बना रहेगा। इस अवधि में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गोवा में चल रहा इफ्फी युवा और नवोदित फिल्मकारों के लिए बड़ा मंच साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट। माइंड्स ऑफ टुमारो पहल का समापन बेहद शानदार रहा। इसके तहत 13 फिल्म निर्माण विषयों में 100 उभरते रचनाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 55वें इफ्फी में पिछले संस्करणों की तुलना में इस बार प्रतिभागियों की संख्या अधिक थी। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में इस बार 100 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शिरकत की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने, साथ ही उनके साथ मौजूद थे पूर्व सचिव अपूर्व चंद्रा और अन्य गणमान्य अतिथि। There are now creators in every village, in every mafizal town, in the nook and corner of our country, and the time it takes for an idea to become a product, and that product to become a monetized product, has completely shrunk. And I think that provides all of you a completely new world of opportunities. And you should look at that as a huge, what you call, as in these strength, weaknesses, opportunities and threats. This is what is going to be the biggest opportunity and the strength part. सीएमओटी का मुख्य आकर्षण था 48 घंटे की फिल्म निर्माण चुनौती, जिसमें 20 सदस्यों वाली 5 टीमों ने शिरकत की। उनके द्वारा बनाई गई 5 लघु फिल्में भी दिखाई गईं। टीम ग्रीन द्वारा बनाई गई फिल्म गुल्लू सबसे ज्यादा पसंद की गई और विजेता घोषित की गई। We watched 5 films and all of them were excellent. And as was said by all of you, that in the short time, the cinematography, the kind of shots which were taken, the acting, everything was very enjoyable. But the film, the winner of the best film, what we have already awarded today twice, and that is the film which is going to get the best film also, that is Gullu. तो ग्रीन गुल्लू ने जीत लिया है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का ये चैलेंज और एंट्री हो गई है भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में आप लोगों की। सबसे पहले किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर गोवा आने का, इफ्फी का हिस्सा बनने का? बहुत चैलेंजिंग था 48 आवर में फिल्म पूरी करना, बट ऑल टीम लाइक डायरेक्टर्स, एडिटर्स एंड एवरीवन वर्कड रियली वेल। मैं अपनी टीम को लेकर बहुत खुश हूँ, जैसे उन्होंने इस फिल्म को जिंदगी दी। ये बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, सबने अपने अपने आइडियाज़ हमारे पास लाए। म्यूज़िक में ये युक्ता ने अपना म्यूज़िक कंपोज किया। हम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं था हम लोग क्या म्यूज़िक करने वाले हैं। युक्ता केम विद द म्यूज़िक और इन द एंड शी आल्सो sang द सॉन्ग, जो अनफॉर्चुनेटली कट कर दिया, लेकिन इट वाज वेरी कोलैबोरेटिव। एवरीवन वाज डूइंग
all the jobs. जो बाकी टीम्स के कंपोजर हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी बिकॉज मैं यहाँ बिना किसी सिस्टम के यहाँ पर आई थी। कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं था, बस मेरा वॉइस था मेरे पास, तो आई यूज दैट। इसी 2024 ने इन युवाओं को एक मंच दिया इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों विशेषज्ञों से रूबरू होने का। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। और अब बात दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, जो आजकल काफी गुलजार है। झारखंड इसमें फोकस राज्य के रूप में हिस्सा ले रहा है। अन्य राज्यों की भी इसमें भागीदारी देखी जा रही है। मंडपम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को हर तरफ केवल भीड़ ही भीड़ थी। मानो दिल्ली एनसीआर का हर व्यक्ति मेले का दीदार कर लेना चाहता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा भीड़ तो महिलाओं के लिए लाए गए सौंदर्य प्रसाधनों पर देखने को मिली। यहाँ मिल रहे अच्छे रुझानों से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आया। हमने इस बार विटामिन सी को काफ़ी जो है हाईलाइट किया है, और जैसे उसके साथ जैसे हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, प्लस हम जो है ग्लूटाथायोन को एक एजेंट लेके आए हैं। तो बहुत कुछ टेक्निकल और प्लस हर्बल का ये मिक्स है, तो जो कि कस्टमर की स्किन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, हेल्दी करेगा। और यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना भीड़ होगा, तो जो उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ है, तो अच्छा लग रहा है देखकर के कस्टमर आ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। रविवार को ही बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने विकसित बिहार की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाने वाले बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। विकसित भारत 2047 की थीम के तहत आयोजित इस मेले का बिहार साझेदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहा है। हॉल नंबर 2 में स्थित बिहार पवेलियन राज्य की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक प्रगति का जीवन प्रदर्शन कर रहा है। बिहार पवेलियन में बिहार सरकार की हम लोग की कोशिश रही कि बिहार जो हमारी एक बहुत ही समृद्ध विरासत रही है, हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवशाली, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, और जो एक आधुनिक बिहार है, जो विगत 19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसको दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। साथ ही कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात कारोबार जगत की। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को लोन चुकाने के लिए नए विकल्प पेश करें। नए नियमों के तहत कंपनियों को होम लोन और ऑटो लोन की तरह ही गोल्ड लोन चुकाने के लिए ईएमआई का विकल्प देना होगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अपने नंगल प्लांट में नैनो यूरिया का एक आधुनिक प्लांट लगाने जा रही है। इसमें कंपनी नैनो की नवीनतम तकनीक का उपयोग कर उत्पादन करेगी। कंपनी नंगल में प्रतिदिन 500 मिलीलीटर की 1.5 लाख बोतलें बनाएगी। एप्पल ने भारत में आईफोन मोबाइल उत्पादन में नया कीर्तिमान बनाया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $10 अरब मूल्य के मोबाइल फोन का उत्पादन किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 37% ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष में एप्पल ने $10 अरब से अधिक मूल्य के आईफोन का निर्यात किया था, और इस वित्त वर्ष में कंपनी ने 5 महीने शेष रहते ही उस आंकड़े को हासिल कर लिया है। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शीतकालीन कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर के 3 प्रमुख स्थानों गुवाहाटी, अगरतला और इम्फाल से उड़ानें बढ़ाने की घोषणा की है। गुवाहाटी से अपने साप्ताहिक उड़ानों की संख्या को भी 63 से बढ़ाकर 106 कर दिया गया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब वॉइस मैसेज को बिना सुने आप पढ़ सकेंगे। ये नया वॉइस ट्रांसक्रिप्शन फीचर खासतौर पर शोरगुल वाले माहौल या बिजी मीटिंग्स में बेहद काम आएगा। व्हाट्सएप ने बताया कि ये फीचर आने वाले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। भारत की 26 प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान 35,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची हैं। इनमें गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सबसे अधिक बिक्री बुकिंग की है। शेयर बाजारों के मुताबिक कंपनियों ने संयुक्त रूप से 34,985 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग की है। बिहार में पथ निर्माण विभाग अपनी सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट अब एआई और मशीन लर्निंग से जुटाएगा। शुरुआत में 2000 किलोमीटर सड़क को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना से जोड़ा गया है। सड़क के गड्ढे, बैरियर का टूटना, डिवाइडर की गड़बड़ी, सड़क के किनारे उगी घास पर एआई सेंसर लगे वाहन से नजर रखी जाएगी। और अब
सेहत की बात में देखते हैं आंख के पोषण से संबंधित यह खास रिपोर्ट। दृष्टि हमें प्रकृति से मिली अनमोल देन है। इसकी सुरक्षा और देखभाल आवश्यक है। संतुलित आहार आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यक्ति की दृष्टि की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ और आहार में विविध भोजन शामिल करने से व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और आंखों का स्वास्थ्य बेहतर बनता है। हमारे शरीर के अन्य अंगों की ही तरह आंखों को भी सही ढंग से काम करने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। कुछ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की बीमारियों को रोकने और उनकी प्रगति को कम करने में सहायक होते हैं। अच्छे पोषण का होना जीवन के हर पहलू पे और हर समय पे महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चों में कुपोषण है तो उसकी वजह से उनका शारीरिक विकास नहीं होता। उसी तरह से जो है आँखों में भी कई व्याधियाँ उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे अगर विटामिन ए और डी की कमी है तो उससे जो है वो झिल्ली होती है, वो चिपकने लगती है, और जो कॉर्निया जिसको ट्रांसपेरेंट होता है उसमें जो है मेल्टिंग की संभावना हो जाती है। रेटिना का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसमें रात्रि में जो विजन होता है उसमें भी असर आ सकता है। तो इसलिए बच्चों में ये पोषण का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में अगर पोषण नहीं हुआ तो जो आई की जो वाइटल लेयर्स होती हैं उनमें भी उसका बुरा असर गिरता है। आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन, खनिज, लवण और एंटीऑक्सीडेंट सहायक हैं। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी और ई, विटामिन बी, कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक, ये सभी पोषक तत्व आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं और इनकी आवश्यकता दृष्टि के लिए होती है। कुछ लोगों में पोषण की कमी होने पर उन्हें अतिरिक्त पूरक की आवश्यकता हो सकती है, यानी आंखों की सेहत के लिए सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा करने से आंखों में होने वाली समस्याओं की संभावना को कम किया जा सकता है और कुपोषण से बचा जा सकता है। यदि आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा न हो या पोषण की कमी हो जाए तो नेत्र संबंधित समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है, जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। इन सभी बीमारियों की संभावना उचित पोषण न मिलने से बढ़ सकती है। कुछ विटामिन और खनिज पूरक इन स्थितियों से बचाने और इनके विकास को धीमा करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विटामिन डी और ए एक दो ऐसे विटामिन है जो विजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारा रेटिना होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन, उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इस पे निर्भर करती हैं। तीसरा, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ में शरीर के रीजनरेशन की प्रोसेस कम होती है। अगर उसमें न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो रीजनरेशन कम होता है, डीजनरेटिव चेंजेस उसमें ज़्यादा आने लगते हैं। तो एक संतुलित भोजन जो होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, ये सब चीज़ों का जो संतुलित मिश्रण है वो न केवल विजन के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक होता है। पेट की कोई व्याधि है तो जो विटामिन्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो उसका असर जो है वो रेटिना पे भी आता है, ऑप्टिक नर्व पे भी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी को सकारात्मक सहयोग का किया आह्वान। राज्य में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर हलचल तेज। मंत्रियों के नाम पर मंथन, 4 विधायक पर 1 मंत्री के फॉर्मूला पर मंत्रिमंडल का हो सकता है गठन। विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा में जुटी भाजपा। 29 नवंबर को हो सकती है कोर कमेटी की बैठक। 30 को जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ रांची में होगी मंत्रणा।
और राज्यपाल ने उपभोक्ता संरक्षण कानून को उपभोक्ताओं के लिए न्याय प्राप्ति का बताया सुलभ माध्यम। विधि शास्त्र के विद्यार्थियों को न्याय का उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए किया प्रेरित।